कोरोना के 16 नए मामले, 26 सुबह स्वस्थ। अब तक संक्रमित 7,389 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में अभी बारिश से निजात मिलने वाली नहीं, मौसम विभाग की चेतावनी, राज्य में अगले 2 दिन बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। देहरादून से बड़ी खबर, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती है आज और सीएम धामी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि। देहरादून में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद वल्लभ पंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्र पर पुष्प अर्पित कर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है आज। सीएम धामी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि। चित्र पर पुष्प अर्पित कर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। देहरादून से खबर, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती आज। और उत्तराखंड से बड़ी खबर, प्रदेश सरकार का 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लिया गया है। एसएलपी वापस लेने के बाद जल्द ही 4 धाम यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। उत्तराखंड से खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लिया गया वापस। प्रदेश सरकार का 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। राज्य सरकार जल्द शुरू कराना चाहती है 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा शुरू करने की तीर्थ पुरोहित लगातार कर रहे हैं मांग। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश सरकार का 4 धाम यात्रा को लेकर फैसला। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार चाहती है कि 4 धाम यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो। तीर्थ पुरोहित लगातार मांग कर रहे हैं 4 धाम यात्रा को शुरू करने की। आपको बता दें कि कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा था 4 धाम यात्रा पर। प्रदेश सरकार का 4 धाम यात्रा को लेकर फैसला। सेल्फी वापस लेने के बाद जल्द यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार जो है वो 4 धाम यात्रा शुरू कराना चाहती है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अप्रैल माह में ही चारों धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों ही धामों के कपाट खोल दिए गए थे। लेकिन बात की जाए उस समय कोरोना काल की, तो जिस तरह से राज्य सरकार की तैयारियां नहीं थी, तो उसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस पर 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से तकरीबन 2 महीने के आसपास 4 धाम यात्रा पर रोक लगी रही। और उसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी, क्योंकि सरकार 4 धाम यात्रा शुरू कराना चाहती थी, जिसके बाद लेकिन 1 जुलाई के आसपास जब सरकार हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाकर 4 धाम यात्रा शुरू कराने पर आई, ठीक उसके 10 घंटे बाद ही सरकार बैकफुट पर आई और बैकफुट पर आकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की गई। लेकिन बावजूद इन सबके एक जो एसएलपी याचिका दायर की गई है और अब सितंबर माह तक अब तकरीबन 5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन ये जो याचिका है उसमें कहीं ना कहीं विलंब देखने को मिली। अब तक के 4 धाम यात्रा शुरू नहीं की गई है। 5 महीने का वक्त बीत चुका है और तीर्थ पुरोहित भी जिस तरह से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार पर इस पर दबाव बना हुआ है कि जल्द से जल्द 4 धाम यात्रा को शुरू की जाए। साथ ही साथ दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 2022 विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक कार्यक्रम और रैलियां, रोड शो लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी लगातार इसको लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। तो सरकार का सीधा सीधा और साथ ही साथ का सीधा सीधा ये सवाल खड़ा होता है कि जब तमाम राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं तो 4 धाम यात्रा क्यों प्रतिबंध है, 4 धाम यात्रा पर क्यों रोक लगाई गई है?
क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि बीते जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब भी चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, जी और दूसरी वेव के दौरान भी चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में तकरीबन 12,000 करोड़ इन 2 सालों में से ज्यादा का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। और इस चारधाम यात्रा से तकरीबन 10 लाख लोगों का रोजगार चलता है, चाहे वो अगर हम होटलों की बात करें, घोड़ा खच्चर वालों की बात करें, जी या फिर जो छोटे ऑटो वाले हैं, या फिर जो छोटे हाथी वाले, जो ट्रैफिक वाले हैं, उनका पूरा रोजगार इस चारधाम यात्रा से चलता है। तो जी ऐसे में कह सकते हैं, हालांकि इस दौरान राज्य सरकार ने एक आर्थिक पैकेज के रूप में उनकी मदद तो की, लेकिन बावजूद इनके जो व्यापार, जिससे पूरा का पूरा व्यापार जो इस पर निर्भर करता है चारधाम यात्रा को लेकर, वो पूर्ण कहीं ना कहीं काफी नुकसान इस दौरान देखने को मिला है। जी जिसके चलते सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि जो एसएलपी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसको सरकार ने वापस ले लिया है, और अब सरकार चाहती है कि हाई कोर्ट इस पर एक आदेश जारी करे जल्द से जल्द। सरकार की पूरी उम्मीद इस समय हाई कोर्ट से लगी हुई है, ताकि सरकार इस पर एक बड़ा निर्णय लेते हुए यात्रा को जल्द से जल्द संचालित किया जाए, क्योंकि लगातार तीर्थ जी पुरोहितों द्वारा भी और विपक्षी द्वारा भी इसका दबाव सरकार पर बना हुआ है। जी जी अशोक जी, बात अगर हम करें चारधाम यात्रा को लेकर और सरकार की बात इस पे करें, तो सरकार कहीं ना कहीं लगातार इस बात को कहती हुई आई है कि हम चारधाम यात्रा को शुरू कराने के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप लगातार ये रहा है कि सरकार ढंग से पैरवी नहीं कर रही है। अगर सरकार ढंग से पैरवी करती तो शायद चारधाम यात्रा अब तक शुरू हो चुकी होती। और यही बात कहना है तीर्थ पुरोहितों का भी, उनका भी यही साफ कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। ऐसे में आज जो फैसला सरकार ने लिया है, क्या इससे तीर्थ पुरोहितों को ये क्लियर हो पाएगा कि नहीं सरकार वाकई चाहती है कि चारधाम यात्रा जो है वो शुरू कर देनी चाहिए? अशोक, आपको आवाज आ रही है हमारी? अशोक को फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड से आज की खबर बड़ी आपको बता रहे हैं हम। तीर्थ पुरोहित लगातार यात्रा को शुरू कराने की मांग कर रहे थे। अशोक का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लिया गया है और सरकार जल्द ही तीर्थ यात्रा को शुरू करा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तीर्थ पुरोहित भी कहीं ना कहीं खासा नाराज चल रहे हैं सरकार से, और विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था इस चारधाम यात्रा को लेकर। तो संभवतः जल्द ही ये यात्रा शुरू हो सकती है। राज्य सरकार जल्द ही शुरू कराना चाहती है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश सरकार का चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लिया गया। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम छत्तीसगढ़ के रायपुर आपको ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बढ़ रही है और किसानों की आमदनी भी लगातार बढ़ रही है। इन पौने 3 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों और वनवासियों के कल्याण के लिए लगातार पहल की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना जैसी योजनाओं से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन सहित खरीफ के सभी फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल करके किसानों को आदान सहायता देने की व्यवस्था की गई। इन फसलों के साथ साथ कोदो, कुटकी, रागी भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। राज्य निर्माण के बाद से लेकर अब से पहले तक न तो इन फसलों की ओर किसी ने ध्यान दिया, न ही इन्हें बोने वाले किसानों की किसी ने सुध ली। कोदो, कुटकी और रागी जैसे लघु धान्य फसलें लगातार हमारे वन क्षेत्रों में बोई जाती है। राज्य में इन फसलों की भरपूर पैदावार होती है। बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। ये सभी गरीब किसान हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें इतनी उपजाऊ नहीं हैं कि धान, गन्ना, सोयाबीन जैसे फसलें उगा सकें। कोदो, कुटकी और रागी जैसे फसलें पोषण से भरपूर है। देश में इनकी अच्छी मांग है। शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी कीमत पर ये बिकती है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी और रागी वनांचल से बाहर निकल ही नहीं पाई है। अभी तक इन फसलों का न तो समर्थन मूल्य तय था और न ही इसकी खरीदी की कोई व्यवस्था थी। इतने महत्वपूर्ण और कीमती फसल उपजाने के बाद भी इसे उपजाने वाले किसान गरीब के गरीब रह गए। हमारी सरकार ने अब इन फसलों के पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मिशन मिलेट नाम दिया गया है। हमारी सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे अब लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी। परसों कैबिनेट की बैठक में इन लघु धान्य फसलों की खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ की वन धन समितियों के माध्यम से किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। यहाँ पर मिशन मिलेट में आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना, किसानों को किस तरीके से यहाँ पर मदद दी जा रही है उसको लेकर उन्होंने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब देहरादून से खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस ने से निष्कासित नेताओं की अब होगी घर वापसी। देहरादून से खबर, कांग्रेस से निष्कासित नेताओं की घर वापसी होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शुरू किया मंथन। बता दें आपको कि निष्कासित नेताओं की वापसी पर मंथन शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस नेता हरीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। 15 दिनों के भीतर कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देशित किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंथन शुरू किया है। निष्कासित नेताओं की वापसी पर शुरू हुआ है मंथन। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शुरू किया मंथन। देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने नेहरू स्टेडियम में पहुंचकर तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में यहां मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का और जनपद हरिद्वार का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से पतंजलि योग पीठ में सर्वप्रथम वहाँ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके उपरांत उनका रुड़की आगमन होगा। रुड़की में माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य रूप से हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। वो सब हमारा रेडी है। और इसके बाद स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। झबरेड़ा विधानसभा, रुड़की विधानसभा और भगवानपुर विधानसभा के जो कुछ निर्माण कार्य पहले हुए हैं उनका लोकार्पण भी यहाँ किया जाएगा, और साथ ही साथ जो नए काम होने हैं उनका शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री विधानसभा खटीमा पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें जिला समेत सभी बूथ के प्रभारी आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने खटीमा पहुंच आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जनता के बीच जाकर चुनाव को लड़ा जाएगा। वहीं जिले के महामंत्री हिमांशु बिष्ट ने कहा कि आपकी बार युवा सरकार 60 के पार नारे के साथ चुनाव को फतेह किया जाएगा। 2022 में अभी मैं जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण में अपना बलिदान दिया है उन लोगों को पुष्पांजलि कर आ रहा हूँ। उत्तराखंड के लोगों ने एक नए उत्तराखंड, विकासशील उत्तराखंड, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की कल्पना की थी। और आज मैं देखता हूँ कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लोगों को बहुत आशाएं भी हैं और बहुत आशाएं पूर्ण भी हुई। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से उत्तराखंड का निर्माण चल रहा है, आज हम उत्तराखंड को पूरे को देखते हैं, सड़कों से किस प्रकार से जोड़ा गया है, किस प्रकार से यहाँ की महिलाओं को बराबर का हक देने की लड़ाई लड़ी गई थी, वो पूरा की गई है। यही नहीं, उत्तराखंड अपने आप में एक उदाहरण भी है कि जो आयुष्मान कार्ड हमने देश के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे लेके उत्तराखंड ने पूरे संपूर्ण देश को, संपूर्ण उत्तराखंड को देने का काम किया है।
अनेकों योजनाएं, ऐसी योजनाएं, अद्भुत योजनाएं हैं। हमने यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के साथ में हमने हेल्थ कार्ड भी देने का काम किया है। हम एक राजनीतिक दल पे सभी सोचते हैं इस प्रकार से, जो जिताऊ होगा हम उसको टिकट देंगे। हमें सीटें जीतनी हैं, हमें व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं करना है। और दूसरी बात, हम नीचे स्तर तक पन्ना प्रमुख बनाने वाले हैं। एक पन्ने के अंदर 35 वोट होते हैं और 35 वोटों के अंदर वहाँ की कमेटी बनाएंगे 5 लोगों के, और 5 लोग उन 35 वोटों की चिंता करेंगे। लगातार उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे कि हम किस कारण से यहाँ सत्ता में आए हैं। यहाँ पर इस सत्ता में आने के लिए उत्तराखंड का जिस प्रकार से निर्माण हुआ, अभी मैं पुष्पांजलि करके आ रहा हूँ, उन लोगों ने बहुत बलिदान दिया। एक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की उन्होंने कल्पना की थी। और यहाँ पर अनेकों पार्टियों ने शासन भी किया है और जनता ने उनको नकारा भी है। आप कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस को भ्रष्टाचार के कारण नकार दिया था। पिछली बार जो उनके मुख्यमंत्री के दायित्वधारी थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 2 जगह से उसको विधानसभा से हराया था। तो 2022 के चुनाव में बूथ प्रभारियों को कोई नए प्रोत्साहन दिया जाएगा पार्टी द्वारा? बूथ प्रभारियों को हम जिम्मेदारी देंगे, काम देंगे, और वो इस काम को अच्छे ढंग से करेंगे। और ये वैसे भी मुख्यमंत्री की विधानसभा है, पूरे जितनी वोटों से हम जीते थे उससे डबल वोटों से जीतने का हम यहाँ पे लक्ष्य रखेंगे। और खबर पौड़ी से है, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जिले में फसलों की औसत और उपज और उत्पादन के आंकड़े संकलन करने को लेकर पौड़ी के अंतर्गत पेंसिल्यू पट्टी के ग्राम सभा रछूली पहुंचे, जहां पर उन्होंने धान की फसल की कटाई मड़ाई का जायजा लिया। राजस्व विभाग ने रछुली गांव के कृषकों के धान के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से क्रॉप कटिंग का प्रयोग किया, जिसमें 14.150 किलोग्राम धान की फसल प्राप्त हुई है। और जिलाधिकारी ने खेत का नक्शा, खसरा, रजिस्टर आदि भू अभिलेखों की जांच करते हुए किसानों द्वारा बोई गई धान के बीज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपने मध्य पाकर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के गांव की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया है, जिस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र निस्तारण करने का भी भरोसा दिया है। रछूली में हम लोग जो है आज क्रॉप कटिंग के कार्य के लिए आए थे। यहाँ पे क्रॉप कटिंग का कार्रवाई संपन्न किया गया है। क्रॉप कटिंग के उपरांत जो है संबंधित जो काश्तकार है लक्ष्मण सिंह, उनके खेत में 14 किलो 150 ग्राम धान का फसल का कटाई हुआ है। अभी इसको जो है कुछ दिनों तक रखा जाएगा। 15-16 दिवस के उपरांत दोबारा से इसका वज़न किया जाएगा। कितना घट तोली होती है उसको अभिलेख में लिया जाएगा। क्रॉप कटिंग का जो कार्यवाही है हम लोगों ने इस बार ऐप के माध्यम से संचालित किया है और सभी डेटा को ऐप में फीड किया है। और मुझे आशा है कि इस वर्ष का जो क्रॉप कटिंग का अनुमानित जो उत्पादन है वो गत वर्ष के भांति उसमें वृद्धि रहेगा। हालांकि इस वर्ष में बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, उसका भी संज्ञान। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। जहां एक और राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ के सिरोबगढ़ में भारी मलबा सड़क पर आने से राजमार्ग बंद होने के साथ ही 1 दर्जन वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा, तो वहीं खाखरा खेड़ावार खिरसू मार्ग पर भी मलबा आने से मार्ग बंद। विभाग की ओर से लिंक मार्ग को खोलने के लिए अभी तक मशीनों को नहीं भेजा गया है। वहीं सिरोबगढ़ में राजमार्ग बंद होने से सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। राजमार्ग और लिंक मार्ग के बंद होने से रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही। खबर लालकुआ से है, जहां पर मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी यादी जी महाराज ने कोविड की तीसरी लहर से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, नहीं तो घर ही पर रहे, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। यह जो कोविड-19 का जो तीसरी लहर का जो हमारे इस मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, सुनने में आया है कि यह धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है।
इसीलिए हम सभी लोगों को उचित निर्णय लेना चाहिए। सर्वप्रथम तो जो हमारा मूल सिद्धांत है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह का जो सरकार बना के रखी है, और अगर आवश्यकता नहीं हो तो हम घर से बाहर न निकलें। और जितने भी हमारे आज जो सरकार है, वह तीसरी लहर का तो अभी किसी को पता नहीं है कि किस किस के शरीर में आ गया है। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा नेताओं का आना शुरू हो चुका है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा मंगलौर पहुंची थी। उसके बाद अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी भी उत्तराखंड पहुंचे थे और प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगलौर में जमीर हसन अंसारी के आवास पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का परचम लहराने के लिए जोर दिया गया। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्वागत किया है मुसलमानों का। मैं आपको बताऊं, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसकी स्थापना करने वालों में हाजी सिकंदर बख्श थे। एक तरफ जहां अटल जी प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो दूसरी तरफ श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी के साथ में हाजी सिकंदर बख्श महामंत्री बनते हैं। तब भी हमने साथ लिया था, तब भी हमारा यही भाव था। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। श्री गणपति सेवा समिति द्वारा गणेश महोत्सव का आगाज ढोल नगाड़ों के साथ महाराणा प्रताप चौराहे होते हुए रामलीला मंच पर स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत विधिवत पूजा पाठ कार्यक्रम किया गया, जिसके पुरोहित पंडित रंजय शर्मा जी रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राइस मिल एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष मेरुल मित्तल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी राम नगीना प्रसाद ने की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है और सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। और कोरोना काल होते हुए जो है इस बार अनुमति नहीं मिल पाई, जिस कारण जो है छोटी पूजा सुबह शाम पूजा अर्चना की जाएगी। कहना यही है कि भाई हमारे शहर के अंदर, नगर के अंदर जो गणपति पंडाल में गणपति जी की मूर्ति स्थापित की है, तो इसमें सुबह 7 से 8 की पूजा रहेगी, शाम को भी 7 से 8 पूजा रहेगी। बाकी उसके बाद में भजन कीर्तन, भजन संध्या रहेगा और बच्चों के थोड़े बहुत जैसे झांकी वगैरह कुछ ये भी हो सकते हैं। बाकी आरती और प्रसाद वितरण होगा उसके बाद। के सुल्तानपुर पट्टी कोसी नदी में बीते दिन पूर्व ट्रैक्टर से नदी पार करते वक्त ट्रैक्टर पलट जाने से लापता हुई मां का शव बीते रोज मिलने के बाद लापता उसकी 7 वर्षीय बेटी का शव भी घटनास्थल से 7 किलोमीटर आगे कोसी पुल के पास बरामद कर लिया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से मासूम के शव को नाव के सहारे किनारे लाया गया और उस दौरान मृतक बच्ची के पिता ने मासूम के शव की शिनाख्त की। 2 दिन पूर्व मानकी घाट पर एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक माँ और बेटी उसमें बह गए थे और कल हमने इसमें रेस्क्यू चलाया था, जिसमें कल हमें माँ का शव मिल गया था। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बाद में परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आज लगातार इसमें रेस्क्यू चल रहा था और आज भी हमें इसमें जो बच्ची है उसका शव भी बरामद हो गया है और इसमें हम लोग पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज रहे हैं। शीघ्र ही इसमें तहरीर आ रही है, इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। और सीधे आपको उत्तराखंड के देहरादून ले चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल